हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीएस का पोर्शन आरओ वीडियो एसआई लोअर पीसीएस अपर पीसीएस बंदी रक्षक कोई भी एग्ज़ाम हो सभी जगह इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर ली हैं, आज हम बात करेंगे 5वीं क्लास की। और इसके अलावा आप लोगों को जैसे कि पता है कि आरओ में 2 पेपर होंगे, एक तो प्री का पेपर होगा और एक मेंस का पेपर। और मेंस में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों जीएस के। तो इसलिए जो जीएस के यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के में क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पर वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी होती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे इस क्लास को। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोग जैसे वीपीडीओ के अलावा आप लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ के लिए मैथ और रीजनिंग यहाँ पर फाउंडेशन बैच है, इससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे। तो 50 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इस क्लास को देखना है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंस के पेपर कैसे होते हैं। अपर पीसीएस का मेंस का पेपर यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। करंट अफेयर भी यहाँ पर चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ पर जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करा रहा हूँ, आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। और कंप्यूटर की सीरीज़ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग के अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उत्तराखंड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करा रहा है। लगभग 18 क्वेश्चन पेपर अभी तक मैंने सॉल्व करा दिए हैं, अभी आने वाले समय में और कराऊँगा। तो आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। विश्व का इतिहास आप लोगों को जैसे कि पता है वीडियो के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा विश्व का इतिहास। और आरओ में भी पूछा जाएगा, लोअर पीसीएस में भी पूछा जाएगा। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो आप लोगों को इन क्लास को देखना है। और चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएँ। भारतीय संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन है जो कि मैं लेके आया हूँ। इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमको जैसे कि पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन भारत। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कैसा है? सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन है कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भारत का संविधान है वो अमेरिका की तरह ना तो कठोर है, अमेरिका का तो कठोर है बहुत ज़्यादा, और ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा लचीला है। तो भारत का संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप है, जिसको हम बोलते हैं अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे इसको ये भी टिक कर सकते हैं, न ही कठोर न ही लचीला, लेकिन ये आंसर ज़्यादा सही नहीं रहेगा, बल्कि हमारा आंसर ये सही होगा कि कुछ अंश इसमें कठोर देखने को मिलते हैं और कुछ अंश यहाँ पर लचीले संविधान की प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, यहाँ पर शब्दों का हेरफेर कर रखा है, बस हो गया, और कॉन्सेप्ट वही रहेगा। भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, नम्य मतलब होता है लचीला, और कठोर, दोनों का ये सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। तो ये बात कहाँ पे लिखी गई है? ऑप्शन सी में लिखी गई है, राज्यों का यूनियन, राज्यों का एक यूनियन। यूनियन मतलब संघ ही होता है। इंडिया दैट इज़ भारत, यहाँ पर इसको कहा गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया था मेरे ख्याल से, अभी जो पेपर हुआ था आपके यूकेपीएससी के द्वारा, और अनुच्छेद 1 से 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी हाल फिलहाल में ही, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके अलग अलग तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सभी नागरिक कानून के समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो धर्मनिरपेक्ष का अगर हम बात करेंगे, इसको हम पंथ निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर अगर पंथ निरपेक्ष देखने को मिलेगा तो सेम वही चीज़ है जो धर्मनिरपेक्ष की बातें करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976 में यहाँ पर जोड़े गए थे, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्द थे, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द थे जिनमें से एक पंथ निरपेक्षता की अगर हम बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की, तो इसका मतलब यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कहने का मतलब है यहाँ पर देश का। जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं और एक देश की बात करते हैं, वहाँ पर हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, स्टेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझना। तो राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि जो राज्य सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा। भारत एक विविधताओं से भरा देश है जिसमें बहुत से धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसका मतलब यह है कि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान है और भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखेंगे। भारत सभी धर्मों को मानता है, इसलिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की यहाँ पर बात कही गई है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा जो कि सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर समझना, निम्न कथनों में कौन सही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कौन सही है, कौन सही नहीं है। तो इन चीज़ों पर आप लोग इसको गौर से देखना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। 1-2 बार क्वेश्चन समझ में ना आए तो रीड कर लेना अच्छे से, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करना। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर हमको बताना है। तो जो छठा क्वेश्चन है इसका हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और संसदीय व्यवस्था हमारे भारत में कहाँ से अपनाई गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत में क्या है? संसदीय प्रणाली है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर समझना। देखो, यही चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा था कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर फिर से आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के संबंध में आप लोगों को बताना है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे संविधान से प्रभावित है, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों की संविधान की बिल्कुल नकल है, और उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो इनमें से जो सबसे सटीक कथन होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, 7वें का ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इट मीन्स कि भारत के संविधान में विदेशी स्रोत है जो कि हमने अपनाए हैं, चाहे वो कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो सभी देशों का समावेश है जो कि हमारे देश के संविधान को में देखने को मिलता है। इसलिए अन्य देशों के संविधान से ये प्रभावित है। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर अगर देखेंगे, यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है। तो बिल्कुल नकल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में जो सबसे ज़्यादा अंश लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये विदेशों की नकल है। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत का संविधान में विदेशी संविधानों का प्रभाव देखने को मिलता है, उनसे हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ले रखी हैं, लेकिन बिल्कुल नकल है ये कहना उचित नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग टिक करके मत आ जाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, हमको कथन बताना है सही कौन सा है, और 4 कथन आपके सामने हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक है,
तो संसदीय पद्धति हमारे देश में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला ऑप्शन देखेंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं इसमें। तो देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था स्थापना की गई है। तो भारत का जो संविधान है उसमें जो न्यायपालिका है वो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है हमारा संविधान। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला आंसर भी सही हो रहा है, दूसरा भी। तो इस टाइप की गलतियाँ आप लोग मत कर देना जब भी आपका पेपर होगा कि यार एक ऑप्शन पढ़ा तो उसी में टिक करके गोला करके आगे। 4 के 4 ऑप्शन आपने पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। जब 4 के 4 ऑप्शन में से आप लोगों को कोई एक ऑप्शन सही लगेगा तभी आप लोग उसको टिक करेंगे, अन्यथा चारों ऑप्शन में से आप लोग देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। अब हम इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो भारत में विधि के शासन की व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर देख लो कि सही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट रीड नहीं करते हैं कि सही नहीं है, सीधे से आंसर करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। घर में आके पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो नहीं दिया था। इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है। प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझें। तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति ये कह रहा है कि कथन सही नहीं है, हमको ये बताना है। भारत का संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। तो ये तो क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि भारत का संविधान लिखित है और सबसे ज़्यादा विस्तृत है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कथन सही है, हमको सही नहीं है बताना था। अगला देखो, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। तो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं, चाहे हम प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, पंथनिरपेक्ष या फिर समाजवादी। यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सही आंसर है, हमको सही नहीं बताना है। अब देखो अगला, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। जैसे कि हमको पता है कि हमारे संविधान में भाग 3 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात कही गई है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सही नहीं है बताना है, और ये तो सही आंसर है। अब अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों हमारे संविधान में, वो बाद में ऐड किए गए थे। मूल संविधान में ये लागू नहीं किए गए थे। 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस समय मूल कर्तव्य हमारे देश के संविधान में नहीं थे। ये कब ऐड किए गए थे, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया जाता है। अनुच्छेद 51 क में इनको शामिल किया जाता है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि सही नहीं है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो ये 3 के 3 आंसर आप लोगों को सही लग रहे होंगे, क्योंकि विदेशी संविधान का समावेश इसमें किया गया है। अभी मैंने बताया एकल नागरिकता का प्रावधान ये करता है कि हमारे देश में जो भी नागरिक है उसकी सिर्फ एक नागरिकता होगी कि वो भारत का नागरिक है। अमेरिका में 2 नागरिकता दी जाती है, एक तो अमेरिका की नागरिकता और उनके राज्यों की नागरिकता अलग से दी जाती है। तो वहाँ पर 2 नागरिकता दी जाती है किसी भी व्यक्ति को। भारत में जम्मू कश्मीर में अलग से नागरिकता दी जाती थी, लेकिन जब से 370 आर्टिकल समाप्त कर दिया गया है तो वहाँ पर भी जो दूसरी नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन क्या है यहाँ पर सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान क्या है दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शब्दों की हेरफेर यहाँ पर कर दी गई है। अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो इस टाइप में भी आप लोग फंस सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अब नहीं फंसना है, क्योंकि आंसर इसका होगा
कठोरता इसमें कम देखने को मिलती है और लचीलापन अधिक देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक और संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। अब देखो इस बात को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये शब्दों की हेरफेरी है। हम लोगों को भारत की जो इंडियन पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उनके शब्दों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होना पड़ेगा अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो एकात्मकता, पूर्ण संघात्मकता क्या है, इसको अगर हम देखें तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जैसे केंद्र हो गया एक, और केंद्र की विभिन्न शाखाएं राज्यों के रूप में हम देखते हैं। तो विभिन्न राज्य क्या हैं, इसके हिस्से हैं केंद्र के। तो राज्यों का ये क्या हो गया, संघ हो गया, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब भारत में संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये बीच में केंद्र बैठा है, जहाँ पर भारत की पूरी सत्ता यहाँ से चलती है, जैसे कि अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो ये क्या है, एकात्मकता, यानी कि राज्यों को अलग रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि केंद्र की तरफ झुके हुए हैं। ये केंद्र की ज़्यादा यहाँ पर जो भी राय मशवरा है वो केंद्र पर आधारित ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा जो संविधान का स्ट्रक्चर है वो संघात्मक संरचना तो है, लेकिन भावना में एकात्मक है। आई बात समझ में? जैसे हम एकल नागरिकता की बात करते हैं, एकल नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता, जो केंद्र में होगा, जो कि संघ में होगा, वही भारत की नागरिकता होगी, राज्यों को नागरिकता नहीं दी गई है। तो इसलिए ये जो गुण है वो क्या दिखा रहा है हमको, एकल नागरिकता। यहाँ पर दिखा रहा है कि भारत का संविधान संघात्मक है और एकल नागरिकता की ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान भावना एकात्मक है क्योंकि, अब यही क्वेश्चन फिर से देख लो। भावना में एकात्मक है क्योंकि देखो, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। जब भी हम देश के संविधान में संशोधन करते हैं तो वो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, देश के संसद से, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से ही संशोधन की प्रक्रिया होती है। क्या हमारे देश के संविधान में राज्य के द्वारा संशोधन किया जा सकता है? किया तो जा सकता है। जब हम स्पेशल अमेंडमेंट की बात करते हैं, विशेष संविधान संशोधन की बात करते हैं, उसमें राज्यों का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो आरंभ तो कहाँ से होगा, राज्यसभा या लोकसभा से। और राज्यसभा, लोकसभा यहाँ पर एकात्मकता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो अनुसूची 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह की विषय दे रखे हैं। एक तो संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और फिर है एक समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा, यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन जब ऐसा कहीं पर होता है कि यार दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होते हैं किसी कानून को लेकर, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा के द्वारा भी अगर विशेष प्रावधान कर दिया जाता है तब भी हम राज्यों के कानून में दखल दे सकते हैं। और इसके अलावा राज्य जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा रहता है उस समय केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों का कानून बनाया जाता है। तो ये क्या जो अवधारणा है वो कौन सी अवधारणा दिखा रही है, ये दिखा रही है एकात्मकता की ओर। एकात्मकता की ओर ये हमारी शासन प्रणाली दिखा रही है, जो कि संघात्मक होने के कारण साथ साथ एकात्मकता भी है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं का कारण। देखो, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि हम आईएएस की बात करेंगे, यूपीएससी जिसके द्वारा यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाएगा और राज्यसभा इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए ये वाली जो प्रक्रिया भी है वो भी क्या करती है, हमारे देश के संविधान की संघात्मकता परंतु एकात्मकता की भावना को इंगित करती है।
तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। भारत का संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। तो ये किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। आइवर जेनिंग्स इनका नाम है और इन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि विदेशी स्रोत तो भारत के संविधान में लिए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किया है। तो इसके सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यानी कि भारत का संविधान संघीय है, ये किससे हमको देखने को मिलता है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा केंद्र और राज्यों की बात की, जिसमें हम केंद्र को ज़्यादा सर्वशक्तिशाली बता रहे हैं और राज्यों की हम अगर बात करेंगे तो वो केंद्र की ओर झुकाव है। इट मीन्स ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का आवंटन किया है, वितरण किया गया है। तो ये जो परिभाषा है वो क्या बताती है, परिसंघ की परिभाषा बताती है, संविधान के संघीय रूप की परिभाषा बताती है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक करना, कमेंट करना। अगर पसंद आ रहा है तो फीडबैक अपना ज़रूर देना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं, या फिर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। कम से कम जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पर इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हम बात करते हैं प्रस्तावना की। भारत की प्रस्तावना में ही ये लिखा गया है, पहली ही लाइन, कि भारत क्या है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। और हम भारत के लोग का कहने का मतलब है कि भारत की जो शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। यानी कि जो सरकार बनेगी, जो भी सरकार चुनने का अधिकार है वो जनता को है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जनता को सरकार चुनने का और बदलने का अधिकार है, जो कि यहाँ पर जनता को सर्वशक्तिशाली बताती है। तो इसलिए यही हमारे देश के संविधान की विशेषता है, जो कि प्रजातंत्रात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो 350 से अधिक आर्टिकल है, 395 आर्टिकल मूल संविधान में हमको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, देखो, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में अमेरिका की अध्यक्षात्मक बिल्कुल नहीं, फ्रांस की अध्यक्षात्मक बिल्कुल नहीं, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि भारत में ब्रिटेन के जो ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली है उसको ज़्यादातर यहाँ पर फॉलो किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। तो भारत में सबसे सर्वोच्च स्थान पर किसका स्थान आता है, अगर हम बात करेंगे तो ये संविधान का आता है। तो सबसे अधिक सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है हमारे देश में, संविधान है। संविधान के अनुसार ही सब कुछ चलता है हमारे देश में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसलिए संविधान का हमें क्या करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन को प्रैक्टिस, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।